क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड और सबसे पावरफुल रूल बुक आखिर कहाँ का है? एक ऐसी किताब जिसने 1.4 बिलियन लोगों को एक साथ बांध कर रखा है, चाहे उनका धर्म, भाषा या कल्चर कुछ भी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश की आत्मा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डीप डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर से हर साल एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक फीचर अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, रिटन जैसे अमेरिका का और अनरिटन जैसे ब्रिटेन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है ही, बट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पर आखिर ये इतना बड़ा क्यों है? इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला, हमारे देश की ज्योग्राफिकल वास्टनेस और डाइवर्सिटी। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जो खुद बहुत बल्कि था। तीसरा, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का होना। और चौथा, इसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं, बल्कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी शामिल हैं। ओरिजिनली 1949 में इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉपी पेस्ट काम है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्राउडली कहा था कि हमने दुनिया के हर बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसैक यानी छान मारा है और उसमें से बेस्ट फीचर्स को इंडिया के सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से। इसका स्ट्रक्चरल पार्ट मेजरली 1935 के एक्ट से लिया गया है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज यानी अमेंड करना कितना आसान या मुश्किल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है और ब्रिटेन का बहुत फ्लेक्सिबल, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आर्टिकल 368 के अंडर कुछ हिस्सों को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जबकि कुछ बेसिक हिस्से पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। देखने में इंडिया एक परफेक्ट फेडरल स्टेट लगता है, क्योंकि यहाँ 2 गवर्नमेंट्स हैं, पावर का डिवीजन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन ध्यान से समझें तो इसमें यूनिटरी यानी सेंट्रल बायस बहुत स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस और ऑल इंडिया सर्विसेज इस बात का प्रूफ है कि जरूरत पड़ने पर सेंटर सारी पावर अपने हाथ में ले सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। हमने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अपनाया, बल्कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स पर चलता है, जबकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। और सबसे बड़ी बात, मिनिस्टर्स डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है और यूएसए में जुडिशरी। इंडिया ने एक ब्रिलियंट रास्ता निकाला, दोनों का कॉम्बिनेशन। सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर से पार्लियामेंट के बनाए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर हिस्सों को अमेंड कर सकती है। दोनों का अपना अपना चेक एंड बैलेंस है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग अलग लॉज और कोर्ट्स नहीं हैं। हमारी जुडिशरी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंटरफेरेंस से बचाने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा है। जजेस की फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस और उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना इस इंडिपेंडेंस का सबूत है। ये फीचर हर आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो देश में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाए रखते हैं। अगर स्टेट आपके इन राइट्स को छीनता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पर याद रखिए, ये एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी के टाइम इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन डीपीएसपीज को कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर कहा था। पार्ट 4 में दिए गए ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं, ताकि देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आए और एक वेलफेयर स्टेट बन सके। हालांकि अगर सरकार इनको पूरा ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन देश चलाने के लिए इनको ध्यान में रखना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसमें ड्यूटीज नहीं थीं। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया।
पार्ट 4A के अंडर आज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक सिटीजन को अपने राइट्स तो एंजॉय करने चाहिए, पर देश, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना भी उसकी प्राइम ड्यूटी है। इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। 1946 के 42nd अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड एक्सप्लिसिटली ऐड कर दिया था। इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग और पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस और इक्वल प्रोटेक्शन देगा। किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टूल है वोटिंग। हर इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 या उससे ज्यादा है, उसे बिना किसी कास्ट, रेस, रिलीजन या वेल्थ के भेदभाव के वोट देने का राइट है। 1989 के 61st अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया था। और फेडरल सिस्टम होने के बावजूद हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए की तरह स्टेट और कंट्री की अलग सिटीजनशिप नहीं होती। हम सब सिंपली इंडियंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ही नहीं, बल्कि कुछ बुलवॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बनाई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, सीएजी और यूपीएससी। इसके अलावा देश को किसी भी वॉर या इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं। इमरजेंसी के टाइम इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है। ओरिजिनली हमारे यहाँ 2 लेवल्स की गवर्नमेंट थी, सेंटर और स्टेट, लेकिन 1992 के 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स ने एक थर्ड टियर ऐड कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज। दुनिया के किसी भी और बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा 3 टियर सिस्टम डिटेल में नहीं मिलता। ये पावर को ग्राउंड लेवल तक डिसेंट्रलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी सेलिएंट फीचर्स, वो भी पूरी इन डेप्थ डिटेल में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो टाइम और सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से खुद को इवॉल्व करता रहता है, लेकिन अपना कोर स्ट्रक्चर कभी नहीं खोता। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन सभी फीचर्स में से आपको सबसे पावरफुल फीचर कौन सा लगता है।